मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नई सीरीज की शुरुआत किया गया है, जिसके तहत मॉडल पेपर 2024 संभावित प्रश्न और वन शॉट है, मतलब एक सेट का एक वीडियो है। उसी क्रम में विज्ञान विषय से ये सेट नंबर 4 है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विज्ञान में 80 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से 40 क्वेश्चन आपका रहता है। वही 40-40 का एक सेट लेके यहाँ पे चला गया है। तो ये 3 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, चौथा सेट है। इसके बाद मैथ का भी बहुत सारा और सामाजिक विज्ञान का भी बहुत सारा मॉडल पेपर का संभावित प्रश्न का एक सीरीज की शुरुआत किया गया जो आता रहेगा। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहा जाता है। अब याद कीजिए, जब हम बायोलॉजी में न्यूरॉन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि न्यूरॉन में कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता था। यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता था और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऐसा छोटा छोटा निकला रहता था, और एक आपको बड़ा सा निकलता था जो जाके एक जगह एंड हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ निकला हुआ रहता था। ठीक, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हुआ करता था। ठीक, तो इसको जो क्या बोलते थे, जो रहता था, इसको साइटोन साइटोन या सेल बॉडी बोलते थे। क्या बोलते थे? साइटोन या सेल बॉडी। और साइटोन से जो छोटा छोटा ये जो तंतु निकला हुआ रहता था, ये वाला तंतु निकला रहता था, इसी को क्या बोलते थे? डेंड्राइट। डेंड्राइट। और जब ये जो एक बड़ा सा जो तंतु है, ये बड़ा सा तंतु जो है, इसको बोलते थे हम एक्सॉन। एक्सॉन क्या बोलते थे? एक्सॉन बोलते थे। तो ही पूछ रहा है कि न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहा जाता है, यानी ये न्यूरॉन है, इसके छोटे तंतु को क्या बोला जाएगा? डेंड्राइट बोला जाएगा। और इसी के सबसे लंबा तंतु को एक्सॉन बोला जाता। अगर यही छोटा के जगह लंबा पूछता तो फिर एक्सॉन आंसर होता। ठीक है। तो और देखिए, एक माइलिन स्थित भी दिया हुआ है, ये भी आपका न्यूरॉन का ही पार्ट होता है, वो देख लीजिए। ये जहां देख रहे हैं कि जो एक्सॉन है, तो एक्सॉन पे ना इस टाइप का चर्बीदार एक सतह रहता है। इसी चर्बीदार सतह को माइलिन शीथ बोलते हैं। और जहां पे चर्बीदार सतह नहीं है, ए वाले को, तो ए वाले को बोलते थे कोई नोड करके बोलते थे, और इनके बीच का जो गैप है उसको इंटरनोड बोलते थे। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब न्यूरॉन था तो न्यूरॉन के छोटे जो तंतु हैं उसको डेंड्राइट बोलते हैं, सबसे लंबे तंतु को एक्सॉन बोलते हैं। ठीक, एक्सॉन में ही चर्बीदार सतह होता है, जिसे हम आपको माइलिन शीथ बोलते थे। ठीक है, माइलिन शीथ उसको बोलते थे। अब देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन बाह्य निषेचन करता है? हम आपको फर्टिलाइजेशन जब निषेचन पढ़ाए थे, तो निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा युग्मक और नर युग्मक अलग अलग बनते हैं, एक कोशिकीय संरचना होता है, वो आके और जब दोनों आपस में मिलते हैं यानी संयुग्मन होता है, तो उस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। तो बोल रहा है कि बाह्य निषेचन, तो निषेचन जो होता है दो तरीके से होता है। एक शरीर के अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन, और जब शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है, यानी शरीर के बाहर वो अंडा और स्पर्म, शुक्राणु और स्पर्म अंडा आके मिल रहा है, यानी नर नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ मिल रहा है? बाहर आके मिलेगा, निषेचन होगा, तो उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं, मुख्यतः बाह्य निषेचन करने वाले जीव होते हैं जलीय जीव। जलीय जीव जो होते हैं वो बाह्य निषेचन करते हैं। जैसे इसमें कुछ शैवाल हैं, शैवाल, मछली, मेढक, मतलब जलीय जीव और उभयचर प्राणी जितना होते हैं, जलीय जीव और उभयचर प्राणी जितने होते हैं, अधिकांशतः वो सभी क्या करते हैं? बाह्य निषेचन करते हैं। मेढक उभयचर प्राणी है, जलीय जीव यानी मछली एक जलीय जीव है, मेढक उभयचर है, तो अधिकांश जलीय जीव और उभयचर प्राणी जो होते हैं वो आपका बाह्य निषेचन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर बाय द वे मानिए आप एग्जाम हॉल में बैठे और इस क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं ना मालूम था कि हाँ मेढक बाह्य निषेचन करता है, तब भी आप कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। अगर देखते ऑप्शन में कि गाय, हाँ भाई गाय बाह्य निषेचन तो नहीं करता है, गाय के पेट से बच्चा आता है यानी इंटरनल निषेचन होता होगा, यानी आंतरिक निषेचन होता। हाँ भाई गाय तो नहीं होगा, क्योंकि गाय तो सबको ही देखा है।
कुत्ता में भी, कुत्ता के केस में भी आप देखे होंगे कि कुत्ता का जो बच्चा होता है पेट में पलने के बाद आता है, यानी निषेचन उसके आंतरिक होता है। मनुष्य में तो जानते ही है आंतरिक निषेचन होता है। तो ऑप्शन एक ही ना बचा। मेढक के बारे में हम जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, ऑप्शन एक बचा, एक विकल्प चुनना ही है, तो मेढक सही होना ही होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं नहीं जानने के बावजूद भी ऑप्शन से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स किसके कारण होता है? जब आपको जनन वाला टॉपिक पढ़ाए होंगे तो उसमें आपको बताए थे कि कुछ ऐसे लैंगिक रोग है, सेक्स लिंक कुछ डिजीज होते हैं, जैसे लैंगिक संचरण से वो बढ़ते हैं। तो जैसे जीवाणु से क्या होता है? गोनोरिया, सिफिलिस। गोनोरिया सिफिलिस क्या से होता है? जीवाणु से। विषाणु से क्या होता है? हेपेटाइटिस बी। पहले तो लिख लीजिए एड्स, कॉमन है एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। और इसी एक और होता है क्या? हर्पीज, सर्विक्स कैंसर इसी से होता है, सर्विक्स कैंसर इसी से होता है। ठीक, एड्स। प्रोटोजोआ से कौन होता है? तो प्रोटोजोआ से एक होता है जिसका नाम याद रखिए, वो होता है ट्राइकोमोनेसियसिस। का क्या नाम है? ट्राइकोमोनिएसिस। क्या नाम है? ट्राइकोमोनिए, यहाँ पे ए है, एसिस, ट्राइकोमोनिएसिस। हर्पीज, सर्विक्स कैंसर, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया और सिफिलिस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो कुछ लैंगिक संचरण रोग है वो जिससे जो वैसे रोग जो जीवाणु से होते हैं, गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणु से होता है। विषाणु से कौन होता है? एड्स, हेपेटाइटिस बी, हर्पीज और सर्विक्स कैंसर। प्रोटोजोआ से कौन होता है? ट्राइकोमोनिएसिस। तो आपको पूछा है एड्स किससे होगा, तो एड्स किससे होगा? तो देखिए क्या होगा कि एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, लेकिन उसके आसपास के कई क्वेश्चन हो सकता है एड्स की जगह कभी गोनोरिया लिख दे, हो सकता है सिफिलिस लिख दे, हो सकता है एड्स को पूछा हेपेटाइटिस बी लिख दे, हो जाए हर्पीज लिख दे, सर्विक्स कैंसर लिख दे, या ट्राइकोमोनिसियसिस लिख दे। और आपसे यही ऑप्शन रहेगा, आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, तो यानी एक क्वेश्चन के साथ साथ 5-7 क्वेश्चन को कवर कर दिया गया। यही इस सीरीज का उद्देश्य है, बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तब आप हमको बताए थे कि मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम दिख रहा है उधर, इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम भी बोलते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र बोलिए या क्रोमोसोम बोलिए, क्रोमोसोम। ठीक, अब देखिए जो 23 जोड़ा जो होता है ना गुणसूत्र या क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है कि 22 प्लस एक्स होता है और 22 प्लस XY होता है, यानी 22 जोड़ा प्लस 1 जोड़ा 23 जोड़ा, 22 जोड़ा प्लस 1 जोड़ा 23 जोड़ा। तो जो ये 22 जोड़ा है ना, ये दोनों सेम होता है। 22 जोड़ा जो होता है ना, यानी 22 जोड़ा यानी 44 क्रोमोसोम, यानी 44 गुणसूत्र। एक गुणसूत्र क्या होता है? समान होता है, या नर हो या मादा हो, तो इसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्योंकि एक क्रोमोसोम है तो ये दोनों समान है तो ऑटोसोम बोल दिए, यानी 22 जोड़ा गुणसूत्र जो है ऑटोसोम होता है। ठीक, अब एक जोड़ा जो बचा, तो एक जोड़ा में इसको एक जो बचा, ये कौन है? लिंग गुणसूत्र है, यानी सेक्स क्रोमोसोम है। इसी के कारण सेक्स का निर्धारण होता है। जब दोनों जो सेक्स यानी लिंग गुणसूत्र है, जो दोनों समान रहेगा, जब यानी XX रहेगा, तो एक को क्या कहलाएगा? मादा, यानी फीमेल। और जब लिंग गुणसूत्र अलग अलग रहे, यानी XY रहे, तो ये क्या कहलाएगा? मादा लिख दिए तो नर, या पुरुष लिखेंगे तो महिला। ठीक, अब बोल रहा है कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो स्त्रियों में XX वाला होता है। तो देखिए XX होता है। ठीक, YY नहीं, YX नहीं, XY नहीं, XX, यानी लिंग गुणसूत्र जो होता है महिलाओं में समान होता है। दोनों लिंग गुणसूत्र क्या होगा? समान होगा।
तो ये आपको याद रखना चाहिए कि कौन क्या होता है। ऐसे ही पूरा ढंग से बता दिए हम आपको, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। कि 22 जोड़ा जो होता है ऑटोसोम होता है, दोनों में कॉमन होता है। 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जो कि XX होगा या XY होगा। जब दोनों सेम है, X है, तो वो आपका होगा महिला का, और जो XY है वो पुरुष। नेक्स्ट देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपसे पूछा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये बताइए। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। तो देखिए C12H22O11, यही आपका चीनी का गुणसूत्र हो गया, चीनी का रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक, अब देखिए, तो अब ये तो हो गया मेरा आंसर C12H22O11। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, CH3COOH। ये क्या है, आपको ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और CH3 मेथ इथेनोइक है, इथेनोइक इथेनोइक एसिड है। क्या है ये, इथेनोइक एसिड है। और इसी का एक और नाम है आपका, इथेनोइक एसिड के साथ साथ इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल, या इसी को बोलते हैं एसिटिक, एसिटिक। इसी को बोलते हैं एसिटिक, एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल सुने हैं आप नाम बहुत बार। जब हम अम्ल भस्म पढ़ा रहे थे तो वहां बोले थे एसिटिक अम्ल, इसी को सिरका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को सिरका बोला जाता है। तो सिरका वाला में जो एसिटिक रहता है, एसिटिक एसिड, वो क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, एक है C6H12O6। ये तो आप जान ही रहे हैं, कितना बार लिखा गया है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हो गया, इस देखिए CH3COOH क्या है, ये देखिए OH हटा दीजिएगा तो एक दो, ये है एल्डिहाइड ग्रुप का है, जिसको बोलते हैं मेथ इथेनॉल। इथेनॉल बोलिएगा या आप एसिटल डिहाइड बोलिएगा, इसको बोलिएगा इथेनॉल या एस्टल डिहाइड। ये देखिए, ये सब आप ध्यान नहीं रखिए ज्यादा, क्योंकि ये आपको ये वाला काम, लेकिन ये वाला काम का है, ये वाला काम का है, ये काम वाला काम का है। ये सब आप जब 11-12 में जाइएगा ना, तो ये सब देख के आपको याद हो जाएगा। ये सबको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब से वहां इतना बार पाला पड़ेगा कि आपको सब सपना में भी ये सब याद रहेगा। ये सब ऐसा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बस बेसिकली याद रखिए, चीनी का क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, और एसिटिक एसिड का क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए वृक्क का कौन होता है, नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन को ही डायलिसिस का थैली भी बोला जाता है, याद रखिए। ठीक, अब वृक्क आ गया तो मानिए एक और किसका क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होता है, मस्तिष्क का। मस्तिष्क के ऊतक का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। ठीक, अभी देखिए, ये तो हो गया आंसर, लेकिन मूत्रवाहिनी ये तो जान ही रहे हैं, गोमन संपुट और ग्लोमेरुलस, ये सब वृक्क कहीं जब पढ़े हैं तो ये सब नाम वहीं पे आ रहा है, आया हुआ है। तो जब वृक्क वाला जो चैप्टर पढ़ाए हैं वहां पे सबके बारे में हमने बता रखा है। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो देखिए, शरीर की स्थिति में का संतुलन बनाने का काम ना अनुमस्तिष्क करता है, जिसको सेरिबेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। क्या बोलते हैं इसको, सेरिबेलम बोलते हैं अनुमस्तिष्क को। ये अप्र नहीं है, अग है, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, इसमें होता है सेरिब्रम, इस सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपर। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, मध्य मस्तिष्क बीच वाला, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं। अनुमस्तिष्क में सेरिबेलम होता है, मॉडुला ऑब्लिगेंटा होता है, और पोन्स होता है। तो सेरिबेलम जो अनुमस्तिष्क है, इसी का काम है शरीर का स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करना। एक क्वेश्चन एक बार और बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। जब नर जनन भाग पढ़ाएंगे, नर जनन अंग पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि वृषण जो होता है ना, वहीं पे शुक्राणु का निर्माण होता है। जबकि गर्भाशय, अंडाशय, ये दोनों मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग। जबकि शुक्राणु क्या है,
ये आपका नर युग्मक है। इस क्या है? नर युग्मक, युग्मक, युग्मक है, जिसको क्या बोलते हैं? गैमेट्स, गैमेट्स बोलते हैं, गैमेट्स, नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है, जबकि गर्भाशय, अंडाशय ये सब मादा जनन का अंग है। नेक्स्ट देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है? हम जब आपको आवर्धन पढ़ा रहे थे तो हमको आपको वहां पे हमने दोनों पढ़ाया बताया था। आवर्धन, आवर्धन किसके लिए? एक तो दर्पण के लिए और एक लेंस के लिए। दोनों केस में आवर्धन जो होता है एच डैश बटा एच, एच डैश बटा एच, जब प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। लेकिन जब v और u वाला में लेंगे तो v बटा u यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे m बराबर होता है v बटा u। क्या होता है? यहाँ पे आपको दर्पण वाला केस में माइनस होता है, जबकि यहाँ के केस के लिए ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, दर्पण के केस के लिए माइनस होता है। तो देखिए ये बस यहाँ एच एच के लिए केस सेम होता है, लेकिन जब भी और यू यानी प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी के केस में लेंगे तो दर्पण के केस में माइनस होगा, जबकि लेंस के केस में प्लस होगा। तो पूछा किससे है? गोलीय दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए हमेशा माइनस में होगा। तो माइनस भी बटा यू, देखिए भी बटा यू नहीं, माइनस भी बटा यू, हाँ जी माइनस भी बटा यू, देखिए यू बाई भी नहीं, यू बाई यू नहीं, माइनस भी बाई यू। अगर यही लेंस के लिए पूछता तो एम बराबर हो जाता है भी बटा। ठीक है, तो कॉमन सेंस है सिर्फ माइनस प्लस का, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गोलीय लेंस के लिए देखिए वो भी क्वेश्चन को यही हम डाल दिए हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ही दूरी हो जाए। गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम निम्न में से कौन है? गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कौन है? अभी तो बताए ना, लेंस के लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। तो देखिए भी बाई यू, हाँ यही तो होगा भी बटा यू। देखिए माइनस भी बाई नहीं, ई क्या है? दर्पण के लिए है, दर्पण के केस के लिए यू बाई भी, यू बाई भी नहीं होता है, ये दर्पण के लिए है, लेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? हाँ जी, पढ़ाने के समय हम आपको बताए थे दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका बड़ा क्षेत्र होता है। कैसे? हम आपको डायग्राम से भी बताए थे कि मान लीजिए कि ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो मानिए एक प्रतिबिंब, मानिए यहाँ पे आंख है, तो ये क्या जाएगा? टकराएगा, टकराएगा तो क्या होगा? ये बहुत सारा इधर जाएगा, तो यानी बहुत बड़ा एरिया इसका होता है, यानी लगभग का लगभग एरिया ऐसे कवर करता है वो। ठीक है, तो आपका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है इसका, उत्तल दर्पण का। समतल का नहीं जी, अवतल का नहीं जी, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? आपको बताया गया है नेत्र लेंस कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस, नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। देखिए नेत्र के अंदर, आंख के अंदर जो लेंस है उत्तल है, और उसका दोष होता है, दोष अगर आंख में हो गया तो उसको दूर करने के लिए हम उत्तल भी यूज कर सकते हैं, अवतल भी यूज कर सकते हैं, बाईफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस भी यूज करते हैं, या सिलेंड्रिकल लेंस भी, बेलनाकार लेंस भी यूज कर सकते हैं। खराब है तो कोई लेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन आंख के अंदर जो लेंस है वो हमेशा उत्तल लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। देखिए नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो देखिए जो नेत्र गोलक हम आपको आंख के संरचना के समय बताए थे कि नेत्र गोलक होता है, और वहां पे हम आपको नहीं बताए थे कि इसका व्यास क्या होता है। लेकिन नेत्र गोलक का व्यास आप देख लीजिए 2.5 सेंटीमीटर लगभग होता है, मतलब अप्रोक्स होता है लगभग में, ऐसा नहीं कि यही हो, किसी का हल्का छोटा बड़ा हो सकता है। तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर का कोई ऑप्शन देखिए, ये तो 5.5 है, नहीं भाई 4.3 नहीं है, 2.5 सेंटीमीटर के बगल में ही है, 2.3 सेंटीमीटर तो आंसर। कभी आपको ये दे सकता है कि ऑप्शन में 2.4 सेंटीमीटर दे दे, तो ये होगा, लेकिन हाँ ये दोनों साथ में नहीं देगा, क्योंकि इतना क्लोज नहीं देगा। जब ये देगा तो थोड़ा दूर दूर देगा, देखिए 3.3, 4.3, 5.3 ऐसे दूर दूर दिया। 2.5 सेंटीमीटर याद कीजिए। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? हाँ यहाँ पे देखिए व्यास है, कहीं त्रिज्या पूछ देगा तो हाफ कर दीजिएगा। ये सब कॉमन सेंस है जो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना चाहिए। व्यास है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर।
अब देखिए तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। ये चीज हम आपको जब पढ़ाए थे तो काफी डिटेल से पढ़ाया गया था कि तारों के इस करने का क्या आपका ये है। ठीक है, तो देखिए तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, तीन चीज होता था, हम आपको बताए थे। तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना। दूसरा था तारों की आभासी स्थिति, तारों की आभासी स्थिति, तारों की आभासी स्थिति। और तीसरा था अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, विलंबित विलंबित सूर्यास्त। क्या था, तारों का टिमटिमाना, तारों की आभासी स्थिति और अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त, मतलब सूर्योदय से पहले सूर्य का दिख जाना और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का 2-2 मिनट तक दिखते रहना। तो ये तीनों क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन का है। तीनों हमने बता रखा है, तीनों का क्यों कारण भी हमने वहां बताया है। अब देखिए दूसरा, ये तो हो गया इसका आंसर का। अब प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग होता है मतलब कोई कण दिया हुआ है, अगर प्रकाश आ रहा है तो इससे टकरा के सभी दिशा में क्या होगा, छितरा जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के का कौन कौन से उदाहरण है, कौन से घटना होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश ब्लू दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। क्या दिखता है, आकाश नीला दिखाई देता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। ये कौन सा, प्रकाश के प्रकीर्णन के समय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के समय हो गया, अब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो ये भी एक घटना होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसका क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण, इंद्रधनुष। चलिए पहले तो ये देख लीजिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। मतलब जो श्वेत प्रकाश होता है ना, कई अवयव रंगों में होता है, वो जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और इसका उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन तो दर्पण में आपने पढ़ा ही है। तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया लेकिन आपका इर्द गिर्द का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऑप्शन में ही चारों हमने दे रखा है कि अपवर्तन भी, प्रकीर्णन भी, वर्ण विक्षेपण भी। ठीक है, इसके कारण एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, मास्टर क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस प्रकाश की घटनाओं का परिणाम है। अपवर्तन हाँ जी, परावर्तन हाँ जी, वर्ण विक्षेपण हाँ जी, यानी इनमें से सभी। यानी क्या देख रहे हैं कि इंद्रधनुष का बनना किस प्रकाश प्रकाश घटना की है, तो तीनों। कैसे सर जी, देखिए ये क्या है, बारिश का बूंदा है, वर्षा बूंद। जब वर्षा, तब दिखाएंगे तो, जब ये बारिश का बूंद है, ठीक है, ये बारिश का बूंद है। अब मान के चलिए कि कोई एक प्रकाश की किरण यहाँ पे आए और बारिश के बूंद से टकराए। अब जब टकराई तो मानिए इधर हवा है और ये पानी है, तो माध्यम बदल गया, माध्यम बदल गया यानी इसका दिशा परिवर्तन होगा थोड़ा सा। तो मान लीजिए कि ऐसे मुड़ कर, जबकि इसको जाना तो चाहिए ऐसे, ऐसे मुड़। अब पानी के अंदर प्रकाश चला गया और ये प्रकाश के अंदर जब होगा तो ये क्या होगा, यहां से परावर्तन होगा, परावर्तन हो जाएगा, इसको परावर्तन हो जाएगा। ठीक, ये परावर्तन दर्पण जैसा बिहेव करेगा और परावर्तन हो जाएगा। और जैसे ही परावर्तन होगा तो फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये जल के अंदर का माध्यम है, बाहर का माध्यम, तो यहाँ पे थोड़ा सा विचलन होगा क्योंकि माध्यम बदल रहा है, तो ऐसे निकल जाएगा। और ऐसे निकलने के बाद यहाँ पे 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अपवर्तन भी हो रहा है, यहाँ परावर्तन भी हो रहा है और फिर यहाँ पे अपवर्तन भी हो रहा है और यहाँ विक्षेपण भी। देख रहे हैं इंद्रधनुष में कितनी प्रकाशिक घटना हुआ, यहाँ तो देख रहे हैं अपवर्तन, यहाँ भी अपवर्तन, लेकिन यहाँ पे क्या, परावर्तन, और यहाँ पे क्या, वर्ण विक्षेपण। तो वही तो है, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, यहाँ जी सभी होता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन, यानी ये तीनों होता है, इसमें आपको याद रखना चाहिए।
अब देखिए कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं, ये हम आपको थ्योरी के समय पढ़ा रखे हैं कि 5 पृष्ठ होते हैं। नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए फिगर। देखिए यही 5 ए प्रिज्म है जिसका 5 ABCDE F, ठीक है। यही आपका 5 पृष्ठ होगा। देखिए कैसे, एक ए वाला, दो ए वाला, दो ए हो गया, एक ए दो, और एक ए वाला पीछे वाला 3, और एक ए वाला वर्ग वाला 4, और एक ए वाला 5। 5 पृष्ठ इसका होता है। यानी कांच के प्रिज्म के कितने पृष्ठ होते हैं? 5 पृष्ठ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युत विभव मतलब भी, यानी इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जबकि वोल्ट पर मीटर नहीं जी, वोल्ट मीटर नहीं, जिनमें से वोल्ट, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कूलम किसका होता है? आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का। वोल्ट किसका होता है? विभव का या विभवांतर का? विभवांतर का। एम्पियर विद्युत धारा, विद्युत धारा का। और वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति बोलिए या सिंपल शक्ति बोलिए, पावर का। तो देखें एक क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन बन गया। यही एक एक करके 4 क्वेश्चन बनाया जा सकता है इससे। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बने। अब विद्युत आवेश का बताइए क्या होता है? अभी तो यहां बताया ना, विद्युत आवेश का कूलम। विद्युत आवेश का क्या हो गया? कूलम। देखिए कूलम यहाँ, वोल्ट किसका? विभवांतर का। विभवांतर या विभव दिया रहेगा, विभव भी दिया रहे तब भी चलेगा। विभव एम्पियर विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। कूलम आवेश, कूलम का क्या हो गया? विद्युत आवेश का क्या हो गया? कूलम। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। वोल्ट का क्या हो गया? विभव का। एम्पियर किसका हो गया? विद्युत धारा का। और ओम किसका हो गया? प्रतिरोध या रेसिस्टेंट का, ठीक है। इसलिए आपको भी बार बार जब ऑप्शन आए ना तो चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए, किसका है किसका है करके, ताकि वो रिवाइज होगा, आपका रिवीजन होगा। लोहे का जंग लगना क्या कहलाता है? लोहे का जंग लगना क्या कहलाता है? तो संक्षारण, विकृत गंधिता, यसद लेपन नहीं, संक्षारण कहलाता है। देखिए आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पढ़ाया था हमने संक्षारण। संक्षारण के लिए क्या पढ़ाया था कि रिडॉक्स और रिडॉक्स अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव हमने पढ़ाया था। वहां पे हमने पढ़ाया था संक्षारण, यानी धातु का एलिमेंट, कोई एलिमेंट क्या तत्व है, यानी धातु का कोई पदार्थ है तो वातावरण में उपस्थित जलवाष्प, जल, नमी और आपके गैस से रिएक्ट करके वो अपने वांछनीय गुण खत्म कर देता है, यानी अवांछनीय गुण बन जाता है, जिसके कारण उस धातु का विक्षय होने लगता है, उसी को संक्षारण बोलते हैं। जब तो संक्षारण कितने तरीके के बोल रहे थे हमने हमने बताया था 3-4 संक्षारण के। लोहा पे जंग लगना ये भी संक्षारण है। तांबा का, तांबा पे हरी परत चढ़ जाना ये भी संक्षारण है। और सिल्वर पे यानी चांदी पे काली परत आ जाना ये भी संक्षारण का ही उदाहरण था। उसी संक्षारण के उदाहरण में से एक पूछ दिया आपका कि लोहा का जंग लगना बताइए, क्या है? संक्षारण का है। अगर यहीं पे आपको दे देता तांबे पे हरी परत चढ़ना, आपको चांदी पे काली परत चढ़ना, और इनमें से सभी, तो सभी होता मतलब लोहे का जंग है संक्षारण अगर यहाँ देता तो, ठीक। संक्षारण में 3 आता है, लोहे का जंग लगना, तांबे पे हरी परत चढ़ना और चांदी पे काली परत चढ़ना, ठीक। तो ये हो गया। विकृत गंधिता क्या होता है? वही विकृत गंधिका में भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है? भोज्य पदार्थ जिसमें वसा और तेल, वसा और तेल और ये सब रहता है, तो क्या होता है? वो वातावरण में उपस्थित गैस यानी वायु, हवा से या नमी से क्रिया करके उसमें गंध, गंध मतलब गंध वाला इन्वेंट आ जाता है, जिसके कारण खाना हमारा खराब हो जाता है, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। यसद लेपन क्या है? यसद लेपन वही है, लोहे के जंग से तो बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? ग्रीज लगाते हैं, पेंट लगा देते हैं, या यसद लेपन करते हैं, या गैल्वेनीकरण करते हैं, उसी को यसद लेपन, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? कौन ऑक्सीकारक है? तो देखिए O2 जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ये ऐसा एजेंट है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, अच्छा हिंदी में लिखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी प्रबल ऑक्सीकारक। ये क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक होता है। जो ये ऑक्सीजन है ना, क्या होता है O2? प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जबकि H2 क्या होता है? H2 भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये जब मेटल के साथ रहेगा, धातु के साथ रहेगा, तब ये स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, लेकिन आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा लेकिन धातु के साथ रहेगा। तो CO क्या है? देखिए CO क्या है, दोनों करता है, ये ऑक्सीकारक भी है, ऑक्सीकारक भी है और अकारक भी है। और H2S के बारे में आपको नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अकारक है। ठीक है, आपने सब ऑप्शन के बारे में हमेशा चीजें सोचना चाहिए। भले ही आपका आंसर मैच कर जाए या आंसर आप जान रहे हो, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हाँ जी, मेरा आंसर के अलावा भी जो ऑप्शन में है उसको भी देखना चाहिए, ताकि वो आपका रिवाइज हो जाए। जैसे इसमें पूछा कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक पूछना, प्रबल ऑक्सीकारक है तो O2 में। CO क्या करता है? ऑक्सीकारक अकारक दोनों है। मोमबत्ती का जलना, किसी चीज का जलना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया, अवस्था परिवर्तन नहीं, रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्योंकि मोमबत्ती का जलना, जब कोई जलता है तो अभिक्रिया रासायनिक होगा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते थे? जब हम आपको काफी विस्तार से इसको थ्योरी में पढ़ाया है, जब हमने केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो रासायनिक अवस्था परिवर्तन में क्या होगा? ठोस है द्रव्य में बन जाए, द्रव है गैस में बन जाए। यही अगर आता मोमबत्ती का ठोस से द्रव में बनना या ठोस से गैस में बनना, तब होता अवस्था परिवर्तन। प्राकृतिक प्रक्रिया मतलब जो प्रकृति ने किया। मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि मोमबत्ती जलने के बाद फिर मोमबत्ती नहीं बनेगा। आपको पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हमने बताया था आपको, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम इसको वापस नहीं ला सकते। जबकि अगर जल को वाष्प में बना रहे हैं तो फिर वाष्प से हम जल बना सकते, भौतिक परिवर्तन होता। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि AgBr सूर्य का प्रकाश और Ag+Br2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार का है? एक अभिक्रिया दिया हुआ है और आपको पूछा है कि बताइए कि वियोजन है, संयोजन है, उष्माशोषी है, A और C है। जब हम आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे थे तो 10 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाया था, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अवकरण आपका। वो फिर एक होता था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी लगभग 10 अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाया था, उसी में से एक होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक प्रोडक्ट वे है, उसका सूर्य के प्रकाश में ये विखंडित हो जा रहा है। ये क्या देख रहे हैं कि एक पदार्थ से दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यानी एक प्रतिफल हुआ, दो प्रतिफल बन रहा है, यानी इसका टूटना हुआ यानी अवघटन हुआ, यानी वियोजन हुआ। यानी एक तो वियोजन तो हो गया जी, वियोजन हो गया। तो क्या एक ही आंसर है? संयोजन हो रहा है क्या? नहीं, संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो नहीं संयोजन। उष्माशोषी अब देखना है कि है कि नहीं। उष्माशोषी अभिक्रिया कौन होता है? वैसे अभिक्रिया जो अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए कहीं से उष्मा शोषित करते हैं, यानी उष्मा ग्रहण करते हैं, तो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस चीज में देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश है, यानी सूर्य के प्रकाश से उष्मा ले रहा है, तभी ये विखंडित हुआ है, यानी उष्मा ले रहा है, यानी उष्माशोषी भी है। अब जब उष्माशोषी भी है, वियोजन भी है, जबकि विकल्पिक तो एक ही विकल्प होना चाहिए, तो इसलिए इसके लिए व्यवस्था किया गया A और C दोनों है। ठीक है, ए और सी है, इसलिए डी में आपके लिए व्यवस्था किया गया कि इसका आंसर तो आपको एक ही मारना है, लेकिन एक ही होगा, लेकिन दोनों का ए और सी कर दीजिए तो एक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए,
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखिए शरीर में भोजन का पचना, अब देखिए भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। तो भोजन जब जाता है माने भोज्य पदार्थ गया, तो भोज्य पदार्थ विखंडित हो गया, क्या ग्लूकोज में बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज में बनता है, क्या है ग्लूकोज है। अब यही ग्लूकोज ना कोशिकीय श्वसन में जाके, जिसका कोशिकीय श्वसन होता है जहां पे ऑक्सीजन मिलके और क्या देता है आपको CO2 H2O और प्लस बहुत सारा ऊर्जा, ठीक है, बहुत सारा ऊर्जा। तो ये आपको क्या देता है, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आपको क्या पढ़ाए थे, वैसे अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, यानी उसका निष्कासन हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। तीन चीज हमने आपको ऑक्सीकरण में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है यानी एडिशन हो रहा है, यानी संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है यानी ऑक्सीजन। अवकरण क्या होता है, जब ऑक्सीजन निकलता चाहे हाइड्रोजन सटता। उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होता है, जब अम्ल प्लस लवण, अम्ल प्लस क्षार जब मिलता है तो हमें क्या देता है, लवण और प्लस जल देता है, और इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वैद्युत अपघटन, अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के बारे में जब पढ़ाए थे तो हमको क्या बताए थे, तीन तरीका का वियोजन होता है। जब अपघटन मतलब टूटना या वियोजन मतलब टूटना, जब टूटने के लिए हमारा तापमान काम करे, उष्मा काम करे तो उसको थर्मल रिएक्शन बोलेंगे, थर्मल वियोजन बोलेंगे, मतलब तापीय वियोजन। जैसे विद्युत अपघटन है तो तापीय अपघटन। जब हम तोड़ने के लिए विद्युत का उपयोग करेंगे तो विद्युत अपघटन, और जब तोड़ने के लिए हम सूर्य के प्रकाश का यूज करेंगे तो उसके लिए हम बोलते हैं आपका मतलब प्रकाशीय अपघटन, ठीक। अपघटन में तीन था, ठीक है। तो ऑक्सीकरण। धातु के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, अब देखिए धातु के ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, धातु के ऑक्साइड को आपको हमेशा भस्म होता है, याद रखना चाहिए। देखिए धातु के ऑक्साइड होगा तो क्या होगा, धातु ऐसे देखिए, धातु और प्लस O2 ये मिलके क्या देगा आपको, भस्म, और अधातु और प्लस O2 ये मिलके क्या देगा, अम्ल, ठीक। तो ये दोनों को याद रखना चाहिए। जैसे अधातु देखिए C और प्लस O2 मिलके देता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है, एक अम्ल है। तो इसी तरह अधातु प्लस O2 अम्ल देता है, जबकि धातु प्लस O2 भस्म देता है। तो धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, भस्म होगा। अम्ल ये हो गया, और आपको लवण तो अम्ल और भस्म मिलकर लवण देता है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड को आप भस्म कहते हैं। कैसे याद रखिएगा, इस चीज को याद कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। अधातु का अम्ल, धातु का, देखिए कैसे याद रखिएगा, ट्रिक मिल गया हमको। कभी कभी कुछ चीजें ना कंफ्यूजन वहां ट्रिक से देख लेना चाहिए। देखिए अधातु ऑक्साइड यानी अधातु का ऑक्साइड क्या देगा, अम्ल देगा, यानी यहाँ अ है तो यहाँ अ है, यानी अधातु का ऑक्साइड अम्ल देगा, अ है अधातु में इसलिए अ आएगा अम्ल में। यहाँ धातु है, धातु का ऑक्साइड भस्म देगा। जब हमको एक मालूम हो जाएगा तो दूसरा में कंफ्यूजन होगा नहीं। अधातु का ऑक्साइड क्या देगा, अधातु में अ है इसलिए अम्ल होगा, और धातु का ऑक्साइड जब अम्ल हो गया तो धातु का ऑक्साइड आपका भस्म देगा। ट्रिक मिल गया, ट्रिक को पकड़िए। ऐसा ही जब पढ़ने के लिए ना, जब यहाँ कंफ्यूजन वहां ट्रिक लगा लेना चाहिए। अधातु का ऑक्साइड अम्ल होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लिटमस पेपर इनमें से प्राप्त होता है। देखिए जब हम आपको सूचक पढ़ा रहे थे, इंडिकेटर पढ़ा रहे थे, तो वहां तीन तरीके के पढ़ाया था हमने। पर एक तो पढ़ाया था प्राकृतिक सूचक, जिसमें था लिटमस, हल्दी, आपका चुकंदर, लाल पत्ता गोभी, और इस तरह एक दो फूल का नाम था, ठीक है, प्राकृतिक। उसके बाद रासायनिक या संश्लेषित, जिसमें मिथाइल ऑरेंज था और फिनोल्फिलीन था। उसके अलावा हमने बताया था एक गंधीय सूचक, जिसमें था विनाइल इत्र, लौंग का तेल और प्याज। इसमें पूछा कि लिटमस, तो हमने वहीं पढ़ाया था आपको, लिटमस जो है कहाँ मिलता है। लिटमस एक तो थैलोफाइटा है, तो थैलोफाइटा वर्ग के पौधा से मिलता है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधा से। तो पौधा का क्या नाम है, लाइकेन या लीचेन। देखिए लाइकेन, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं LICHEN, लीचेन।
इसलिए इसको कभी कभी लीचेन भी पढ़ा जाता है, लीचेन, LICHEN, लीचेन, लेकिन इसको लाइकेन, लाइकेन हिंदी में लाइकेन बोला जाता है। थैलोफाइटा वर्ग से मिलता है, लाइकेन पौधा है, और एक किस तरह का गुलाबी रंग का होता है जो उदासीन अर्क होता है। तो देखिए क्या है, थैलोफाइटा वर्ग, हाँ जी, लीचेन यानी वही लाइकेन है, इसको लाइकेन पढ़िए, लाइकेन, लाइकेन, हाँ जी लाइकेन होता है। बायोफाइटा नहीं जी, यानी ए और बी यानी मेरा दोनों सही होगा। लिटमस पेपर कहां से प्राप्त किया जाता है, तो थैलोफाइटा वर्ग के पौधा से, जिस पौधे का नाम है लाइकेन, और उससे मिलता है जो उदासीन अक्र होता है, जिसको हम बोलते हैं आपको, जो उदासीन अक्र होता है जो गुलाबी कलर का, लगभग लगभग गुलाबी रंग का उदासीन अक्र होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलिए या संगमरमर बोलिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इस सबकी जरूरत आपको नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का याद रखिए। NaOH क्या है, तो देखिए NaOH के बारे में हम आपको पढ़ाए थे कि NaOH कैसे बनता है, तो ये NaCl प्लस, NaCl नहीं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा हाँ ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पूछ रहा है ये क्या है, अच्छा क्या है पूछा, तो देखिए NaOH अम्ल तो नहीं है जी, OH है। जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कहीं भी OH ग्रुप आ जाए तो ये हमेशा क्या होता है, बेस होता है, तो यानी भस्म होगा, भस्म होगा। तो NaOH के बारे में एक दो और चीज देख लीजिए कि NaOH को ही क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। और इसको किस विधि से बनाया जाता है, तो एलोर क्लोर विधि, क्या बोलते हैं उसको, एलोर क्लोर, क्लोर एल्कली विधि, क्लोर एल्कली विधि, क्या बोलते हैं उसको, क्लोर, क्लोर एल्कली, एल्कली विधि से प्राप्त किया जाता है। तो आपको सिर्फ पूछा है NaOH क्या है, तो NaOH तो भस्म है। कहीं भी OH वाला ग्रुप आता है वो सब भस्म में आता है, और लवण तो है नहीं, अम्ल तो है नहीं, भस्म हो गया। लेकिन NaOH को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, और किससे प्राप्त किया जाता है, क्लोर एल्कली विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का pH मान क्या होता है। तो देखिए ये आपको बताया गया था, हम पिछले बार एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, 5.6 से कम। हम आपको बताए थे कि 3-4 का याद रख लीजिए, जैसे मूत्र का, आप मूत्र के बाद याद रखिए इसका 6.0 होता है। ये दूध का याद रखिए 6.4 होता है। उसी तरह मूत्र दूध, उसके बाद आप याद रखिए क्या होता था, एक तो जिसका 6.5 होता है, और एक 7.4 होता है रक्त का, और समुद्री जल का 8.4 होता है, समुद्री जल का, समुद्री जल का। इतना याद रखना चाहिए क्योंकि वो कभी भी आपसे पूछ सकता है। हाँ ये लार का होता है, किसका होता है, लार, सलाइवा। मूत्र का 6, मूत्र का क्या होता है, 6.4, 6.5 और 7.4, 8.4। ये आपको ना 5 को याद रखना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का 6.5, रक्त का 7.5, समुद्री जल का 8.4। अम्लीय वर्षा का, इसमें देखिए इसमें एक वर्षा का भी यहाँ पे नोट कर लीजिए जो कि पूछा है। वर्षा का क्या होता है, जब 5.6 से कम हो जाए, तो 5.6 से कम हो जाए वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल कहां से मिलता है। जब हम आपको अम्ल वाला पढ़ा रहे थे, एक लिस्ट बना के हम आपको दिए थे कि अम्ल, लैक्टिक अम्ल कहां से होता है, तो दूध दही जहां होता है ना वहां लैक्टिक अम्ल मिलता है। यहां से क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इमली से क्या मिलता है, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल। सिरका से क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को ही अभी क्या पढ़े थे, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड, इसी को अभी क्या बोले थे, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या था, CH3COOH, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसी एसिटिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला CH3CO। अच्छा देखिए देखिए देखिए
यहाँ पे क्या है, ये एसिटिक एसिड यहाँ मिल गए, सिरका और एसिटिक एसिड दोनों एक ही है, मतलब सिरका को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक, मतलब एक ही जगह देख रहे हैं, सब मिलता जुलता है। हो सके कहीं सिरका आपको एसिटिक एसिड ना दे के इथेनोइक एसिड दे दे, हो सकता है कि CH3COOH पूछ दे, तो एक ही क्वेश्चन में देख रहे हैं कितना का कितना क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, तो दही से लैक्टिक एसिड, इमली से टार्टरिक, सिरका से एसिटिक, और एसिटिक को ये बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और था ऑक्जेलिक एसिड टमाटर से, जो चींटी का डंक होता है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ठीक, तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होता है, मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या आप 98.7 फ़ारेनहाइट होता है, 98.7 फ़ारेनहाइट होता है ना, 98.6 होता है, कोई बात नहीं, 6-7 से कोई ज्यादा इशू नहीं है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लगभग में 6 होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि मानव शरीर का शारीरिक तापमान जो होता है ना, समान अवस्था में, अगर फीवर आपको न रखा है, मतलब बुखार ना चल, बुखार तो ऐसा चढ़ जाता है, जब एग्जाम ऐसे भी आ रहा है आएगा पास में, तो ऐसा बुखार लग जाने वाला है। लेकिन देखिए, जब मानव शरीर का समान अवस्था में है, आपका तापमान क्या होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, तो देखिए फेफड़ा, हाँ जी है, अग्नाशय, अग्नाशय ही तो नहीं है ना, त्वचा है, वृक्क है, हाँ जी अग्नाशय मेरा आंसर होगा। कौन सा अंग उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ा रहे थे, तब आपको पढ़ाया था कि त्वचा, फेफड़ा, आपको यकृत, आपको फिर वृक्क, ये सब आपका उत्सर्जी अंग है। तो देखिए फेफड़ा, तो फेफड़ा से क्या उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, भी तो उत्सर्जी पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। त्वचा से क्या होता है, पसीना, पसीना के माध्यम से अधिक नमक और ये सब निकलता है। वृक्क से क्या होता है, इसी को तो डायलिसिस करता है पूरे खून का, यानी पूरे रक्त का ये साफ करता है, यानी रक्त में जितने उत्सर्जी पदार्थ होते हैं सबको छान के बाहर करता है, यानी अग्नाशय मेरा उत्सर्जी नहीं है। अग्नाशय क्या है, तो फिर अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है, यानी अग्नाशय से हमारा एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन, और अग्नाशय से एंजाइम्स बहुत सारा निकलता है, वो पाचन में उपयोगी होता है। ठीक है, तो कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, तो अग्नाशय नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पीत रस स्रावित होता है, पीत रस कहां से स्रावित होता है, तो लीवर यानी यकृत से होता है, कहां से होता है, यकृत से। लाल ग्रंथियों से, लाल ग्रंथियों से क्या होता है, टाइलिन होता है, टाइलिन होता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। आंतों की ग्रंथियों से, आंतों की ग्रंथियों से कई सारा आपको निकलता है, पेट में लीवर से, लीवर से ही, यकृत से ही निकलता है। ठीक है, देखिए पीत रस, टाइलिन हो गया, लीवर, ठीक है, ले देखिए लीवर से कौन कौन सा निकलता है, इरेप्सिन, और देखिए आंत ग्रंथि, आंत ग्रंथि से कौन कौन सा निकलता है आपका, इरेप्सिन, इरेप्सिन, इरेप्सिन एंजाइम, और लाइपेज, कौन निकलता है, लाइपेज निकलता है, लाइपेज ये निकलता है। ठीक है, और जबकि अग्नाशय आएगा तो अग्नाशय से कई सारा निकलता है। तो आपको पीत रस कहां से स्रावित होता है, यकृत। पीत रस का क्या काम होता है, पीत रस का यही काम होता है कि जो अमाशय से जो हमारा भोजन पदार्थ आया है वो आपका क्या है, एसिडिक नेचर है, यानी वो अम्लीय उसका प्रकृति है, उसको क्षारीय बनाना, क्योंकि अग्नाशय रस से निकलने वाला एंजाइम क्षारीय अवस्था में काम, ये पीत रस उसको क्षारीय बनाता है, और साथ ही साथ पीत वसा को पचाने में यानी आयसीकरण में मदद। अब देखिए पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग कौन होता है, सबसे बड़ा अंग, तो देखिए यकृत सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा अंग। दूसरा सबसे बड़ा कौन होता है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा अंग, दूसरा सबसे बड़ा, कहीं आपसे कभी पूछ दे कि दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग यकृत, दूसरा अग्नाशय।
ठीक है, आमाशय, आमाशय में तो जाता ही है सारा भोजन, वहीं पे पचन क्रिया होता है, तो आपको ये देख लीजिए। ठीक, आमाशय से भी एक क्या होता है, रस निकलता है, जिसको आमाशयी रस बोलते हैं। ठीक है, और आपको ये सब के बारे में हम बहुत डिटेल से वहां पे सबके बारे में पढ़ाए थे कि किससे किससे कौन सा निकलता है। जैसे देखिए अग्नाशय से, तो अग्नाशय से क्या, एक तो हार्मोन आएगा ही, जो हार्मोन आपका काम आता है एंजाइम्स में आता है। एंजाइम में कौन कौन एंजाइम आता है, तो यहाँ पे कौन कौन 3 एंजाइम आता है। कौन कौन से एंजाइम आता है, तो एक तो आता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम, उसके बाद एमाइलेज और लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक, अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन निकलता है, एंजाइम निकलता है, तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पाचन में काम है, एमाइलेज जो आप लाइपेज, लाइपेज जो वसा को पचाने में काम आता है। नेक्स्ट देखिए, समान अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है। जब रक्तचाप ब्लड प्रेशर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि डायस्टोलिक, 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 स्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर, और आपको सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर, आपको हमने दो पढ़ाया था, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है, जब संकुचन होता है निलयों का, जब हमारा चेंबर जो बनता है अलिंद और निलय, तो निलय का जब संकुचन होता है, यानी हमारे हृदय का संकुचन है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो कि होता है कितना, 120 एम ऑफ जी। और जब सिस्टोलिक कब होता है, जब शीतलन हो, जब प्रसार हो उसका, जब हमारा हृदय का प्रसार होता है, उस समय होता है 80 mm ऑफ Hg। नहीं तो रक्तचाप कितना हो जाएगा, 120 80 mm ऑफ जी। देखिए 120 और 80 कहाँ है, 120 80, यानी डायस्टोलिक प्रेशर ए और सिस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, तो देखिए पीतरस, पीतरस एंजाइम है क्या, नहीं जी। पीतरस का काम ही क्या है, यह यकृत से निकलता है। कहां से आता है, यकृत से आता है, और इसका काम क्या है, सिर्फ क्षारीय बनाना, भोजन को क्षारीय बनाना, और एक और काम है इसका, वसा के पचाने में, वसा पाचन में मदद कर, ये वसा के जो होता है ना, पाइसीकरण का काम करता है। अमाशय रस, हाँ जी, इसमें से एंजाइम निकलता है। लार से यहाँ टाइलिन निकलता है, टाइलिन। और अग्नाशय रस से अभी बताया, अग्नाशय रस से कौन निकलता है, ट्रिप्सिन। ये अग्नाशय से कौन 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 सा निकलता है, एक तो ट्रिप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन, दूसरा निकलता है एमाइलेज, माइलेज, और तीसरा निकलता है लाइपेज। आप लोग भी ना जब भी क्वेश्चन बनाइए तो ऐसे लिख लिख के बनाइए, चीजें याद हो जाता है लिख लिख के, और लिखा हुआ चीज ना कभी गलत नहीं होगा, आपको याद, एग्जाम हॉल में काफी मेहनत आपको इजी होता है, इसलिए जब भी क्वेश्चन बनाइए ना लिख लिख दीजिए, वो बगल में लिखिए, क्या जाता है यार, बुक बुक ही ना गंदा होगा, लेकिन जब आपका मार्क्स अच्छा आएगा ना, तो वैसा वैसा कितना बुक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, कितना लोग देने के लिए रेडी हो जाएंगे, ये बुक ले लीजिए, ये बुक ले लीजिए। ये मत सोचिए बुक गंदा हो जाए, वहीं पे लिखिए, अगर आपका क्वेश्चन बैंक है वहीं लिखिए, सब कुछ वहीं पर लिख लिख के बनाइए कि हाँ इसका क्या क्या होता है। ठीक है, तो पूछा है निम्न में कौन सा एंजाइम नहीं देता है, तो एंजाइम यही नहीं देता है, पी तरह से, पी सब में एंजाइम होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो देखिए स्वपोषी पोषण किसमें होता है, हरे पौधे में, हरे पौधे, पौधों में। तो हरे पौधे में क्या होता है कि खाना अपना बना लेता है, तो प्रकाश संश्लेषण, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो CO2 चाहिए, एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, के बाद क्या चाहिए, जल चाहिए, नहीं चाहिए ना, और एक और क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी, क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, हाँ जी, सब चाहिए। नहीं, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया था,
प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आवश्यक है चारों, ठीक है। यहाँ पूछा स्वपोषी पोषण के लिए, तो आपको दिमाग समझना चाहिए कि स्वपोषी पोषण किस में होता है, पौधों में। अब पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है वही ना स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होगा, तब ए बी सी तीनों होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसका रिएक्शन भी कभी कभी पूछता है, तो देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है हम आपको बता देते हैं। रिएक्शन क्या होता है कि आपका CO2 प्लस H2O, ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, और प्लस O2 गैस निकलता है, और प्लस H2O बनता है, नहीं बनता है ना, क्या बनता है सी। अब इसको बैलेंस कीजिएगा, तो इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 6 होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, हाँ 6 होता है क्या, हाँ नहीं 6 होता है, 6 और 6 यहाँ होता है, यहाँ 6 होता है आपका 6, और यहाँ पे 6। बैलेंस करने की कोई जरूरत ज्यादा नहीं है, लेकिन बैलेंस इक्वेशन लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है कि हाँ भाई इसको बच्चा को सब कुछ मालूम है, बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ। तो लेकिन आप अगर बैलेंस नहीं करके इतना भी लिख देते तो आपका काम चलेगा कि CO2 H2O, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन, तो C6H12O6 O2 प्लस H2। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, यानी 4 चीज चाहिए, ये चारों चीज ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, अभी तो आपने देखा ना ग्लूकोज क्या बनता है, C6H12O6 हो गया, ग्लूकोज में कितना कार्बन हो गया, कार्बन 6 चाहिए, कार्बन। इसमें पूछे हाइड्रोजन कितना, तो 12, ऑक्सीजन 6। उसी तरह आपका जब C12H22O11, चीनी में पूछ दे कि कार्बन कितना, तो 12, H22O11, ठीक है। तो ग्लूकोज में पूछा 6, कभी चीनी में पूछे शुगर में तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जब आपको हृदय पढ़ाया जा रहा था तो बताए थे कि मनुष्य का हृदय जो होता है उसमें 4 चेंबर होता है, कितने चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है, जबकि अन्य जीव हैं उसमें कम भी चेंबर हो सकता है। देखिए 2 चेंबर किसमें होता है, 2 चेंबर अधिकतर जो प्राणी, जो जलीय प्राणी है ना, मछलियों में आपका 2 चेंबर होता है, मछलियों में क्या होता है, 2 चेंबर। जैसे कौन मछली, रोहू मछली, जो आप बहुत लोग खाते होंगे, रोहू मछली, मछली का नाम सुने होंगे रोहू, रोहू में 2 चेंबर होता है, यानी आपने, हम 4 चेंबर वाले हैं लेकिन खा रहे हैं 2 चेंबर वाले को। 3 चेंबर किस में होता है, तो 3 चेंबर कोबरा में होता है, किंग कोबरा, इसमें क्या होता है, किंग कोबरा। ये सब एग्जाम्पल आपको एग्जाम मतलब जरूरी है, कभी पूछ सकता है। किंग कोबरा में कितना चेंबर होता है, 3। मनुष्य में तो जान ही रहे हैं कि मनुष्य में 4 चेंबर होता है, मनुष्य में, मेढक में, मगरमच्छ में, वल में, ये सब याद रखिए, मनुष्य, मेढक, मगरमच्छ, वेल, वेल मछली, और चमगादड़, सब आप याद रखा कीजिए कि 2 4 6 नाम के, मनुष्य में, चमगादड़ में, मेढक में, मगरमच्छ में, व्हेल में, और किंग कोबरा में 3, और रोहू में 1। वो कभी तो मछली के हृदय में कितना हो गया, रोहू एक मछली है तो रोहू मछली लिख लीजिए, याद रहेगा। रोहू मछली में, जो हम रोहू मछली खाते हैं उसका हृदय 2 चैम्बर का बना हुआ होता है, जबकि हम 4 चैम्बर वाले हैं, ठीक। तो रोहू मछली में 2 चैम्बर, यानी मछली के हृदय में 2 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर किसमें होता है, किंग कोबरा, कोबरा जो सांप होता है, कोबरा उसमें 3 होता है चैम्बर, जबकि 4 किसमें, तो मनुष्य में, मनुष्य में तो हम लोग में है, लेकिन इसके साथ साथ याद करिए कि मेढक में भी, मगरमच्छ में भी, व्हेल में भी, और चमगादड़ में भी। अभी इसी सेट में याद कीजिए कि मेढक एक जगह और आया हुआ था, वहां क्या था कि बाह्य निषेचन करता है, यानी इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी इसका जो युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक बाहर, ठीक है। तो मेढक वहां पे बाह्य निषेचन करता है, लेकिन 4 चैम्बर, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ ये सेट भी आपका कंप्लीट होता है, चौथा सेट था, इसके साथ आगे भी कंटिन्यू सेट आएंगे। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करके बताएं कि हाँ ये बहुत बेहतर सीरीज है, इसको कंटिन्यू किया जाए, और क्या बदलाव लेके आना चाहिए वो भी आप बताइए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों को बताएं कि निःशुल्क व्यवस्था है, उसका वो बेनिफिट हुआ है और अपने करियर में आगे जाके आप बेहतर। हमारी यही आशा है, हमारा यही प्रयास है कि हम आपको ऐसा कंटेंट दे दें, ऐसा ये दे दें, क्योंकि गांव-गांव क्षेत्रों में शिक्षकों की अभी कमी है बिहार में, जहां आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाता है। ऐसे सरकार की बहुत सारे प्रशंसनीय कदम उठाए गए हैं जो आपको हित में है, लेकिन फिर भी हमारे तरफ से यही प्रयास है कि आपको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिले जो आपके करियर में काम आए।